ये 5 गलतियां स्मार्टफोन बाय करते वक्त हर कोई करता है, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि ये तो हर कोई बताता है कि स्मार्टफोन बाय करते वक्त स्मार्टफोन में ये फीचर्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ आप ही को पता होगा कि अगर स्मार्टफोन में ये फीचर्स हैं तो डेफिनेटली इसको बाय नहीं करना है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए अलग से टिप्स हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। कल सबसे पहली गलती और सबसे कॉमन गलती लोग ये करते हैं कि वो स्मार्टफोन बाय करते वक्त उसके एक्चुअल रिव्यूज देखने की बजाय उसका एंटूडू स्कोर देखकर डिसीजन बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो एंटूडू स्कोर या फिर बेंचमार्क्स है ना, उसके साथ में छेड़खानी करी जा सकती है। अभी फोन्स में अलग ही नशा चल रहा है, 5 लाख एंटूडू स्कोर मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, 13 लाख मिल रहा है, और इवन तो जो OnePlus 12 आने वाला है इसमें तो हमें 20 लाख से भी ऊपर एंटूडू स्कोर देखने को मिलेगा। ये काफी कंफ्यूजिंग है। अभी इनमें से कौन सा स्मार्टफोन चूज करा जाए? मैं बताता हूँ। अभी सपोज करो कि आपके पास में एक कार है, उसमें आपको काफी पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, और अभी ये जो कार है वो 200 या फिर 300 की स्पीड तक जा सकती है। अभी ऐसा तो है नहीं कि वो जो कार है अगर आप उसको 300 पे ड्राइव करोगे देन ही वो कंफर्टेबल फील होगी, या फिर वो 300 की स्पीड पर जाने के बाद ही आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। यही सेम चीज होती है स्मार्टफोन्स के साथ में। अगर आपको अच्छा एंटूडू स्कोर देखने को मिल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्मार्टफोन है वो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जो एंटूडू स्कोर है वो स्मार्टफोन की रॉ प्रोसेसिंग पावर को मेजर करने के काम, जो कि स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स को अकाउंट में नहीं लेता है, जो कि यूजर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ, स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी या फिर स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी। इवन तो जो स्मार्टफोन कंपनीज है ना वो बेंचमार्क्स को चेंज भी कर सकती है, उसके साथ में छेड़खानी कर सकती है, मतलब की मैनिपुलेशन कर सकती है। अभी ये करने के भी काफी सारे तरीके हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। कल क्या होता है कि जब किसी स्मार्टफोन के बेंचमार्क्स मेजर करने होते हैं ना, स्मार्टफोन कंपनी क्या करती है, अपने स्मार्टफोन का जो सॉफ्टवेयर है उस बेंचमार्क के लिए ऑप्टिमाइज कर देती है, जिसके साथ में जो रिजल्ट है वो अच्छा देने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro। इसको Geekbench ने डीलिस्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर Geekbench ने पाया था कि जो OnePlus 9 और 9 Pro है वो यहाँ पर Geekbench स्कोर जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो बेंचमार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्प्ले का अलग ही चल रहा है। पहले क्या होता था कि हमें 50,000 रुपए के ऊपर वाले स्मार्टफोन्स में हमें कर्व एजेस वाली डिस्प्ले देखने को मिलती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमें 14,000 रुपए वाले स्मार्टफोन में भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है। ये काफी अजीब चीज है। अभी यहाँ पर क्या किया जाए, कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लिया जाए या फिर इसको स्किप किया जाए? देखो, लेना ना लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि इसकी एडवांटेजेस बता देता हूँ, इसकी डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में एडवांटेजेस क्या होती है कि जो स्मार्टफोन है वो देखने में काफी अच्छा लगता है, बेजल्स काफी कम होते हैं, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर जो फोन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। लेकिन ऑन द अदर एंड साइड इसके एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है मिस टच और एक्सीडेंटल टचेस, और इवन तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर कोई यहाँ पर अपने स्मार्टफोन पे ना ग्लास लगा के रखता है। अभी ग्लास तो हर कोई लगाता है, तो अगर आप एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ग्लास लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है, सबसे पहले तो इसके जो टेम्पर्ड ग्लास है वही नहीं अवेलेबल मिलते। अगर गलती से मिल भी जाएगा देन ये नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं। तो ये एक काफी बड़ी दिक्कत है। अगर तो मान लो कोई बंदा 14-15 हजार रुपए का एक स्मार्टफोन बाय कर रहा है, वो भी सिर्फ कर्व डिस्प्ले के कारण, देन वो बंदा टेम्पर्ड ग्लास लेने के लिए 300-400 रुपए अलग से खर्च करेगा। तो ये एक काफी बड़ी दिक्कत है। तो स्मार्टफोन बाय करते वक्त गिमिक्स पर नहीं जाना है, क्योंकि जो अगर आपने ग्लास लगा भी लिया तो थोड़े टाइम बाद उस पर बबल्स आ जाएंगे, तो ये काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप पूरा साल उसका ग्लास ही चेंज करते रह जाओगे। और फोन्स में तो हमें भर भर के गिमिक्स देने को मिलते हैं, जैसे कि 100x जूम मिल जाता है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, वर्चुअल रैम और 240 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। ये जो सारे फीचर्स है ना, ये फोन के मेन फीचर्स से ध्यान हटा देते हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इन्हीं फीचर्स को प्रमोट करने में लगी होती है। और ऐसे ही ना काफी लोग कंपनीज की गिमिक्स वाले जाल में फंस जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर वर्चुअल रैम तो भाई क्या ही बताऊं, यहाँ पर होता 8GB रैम है, लेकिन कंपनी से यहाँ पर 12GB रैम बताती है। और अगर आप कंपनी से पूछने जाओगे देन वो बताएंगे कि 8GB तो फिजिकल रैम है, लेकिन 4GB आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलेगा। अभी वर्चुअल रैम से मुझे इतनी ज्यादा चिढ़ है ना, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि ये वर्क कैसे करता है। क्या होता है कि मान लो कंपनी ने आपको 8GB रैम वाला फोन बेचा, अभी मान लो कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको रैम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी फोन क्या करेगा, अगर उसको लगेगा कि रैम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, वो कुछ रैम जो है वो आपकी स्टोरेज में से बोरो कर लेगा और जो रैम है उसको एक्सटेंड कर देगा, मतलब कि उसको टोटल 12GB कर देगा। और जैसे ही आप अपना काम जो है वो पूरा करोगे वो फिर से वो स्टोरेज में वापस कर देगा। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि जो रैम होता है ना वो काफी ज्यादा फास्ट होता है स्टोरेज के कंपैरेटिवली, ऊपर से रैम जो है उसको बनाने में भी ज्यादा कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टोरेज। अभी यहाँ पर देखा जाए वो जो 4GB रैम जो है वो बोरो कर रहा है ना, उसका एक्चुअल में कोई यूज है नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसा हैवी टास्क तो परफॉर्म नहीं करने वाले हैं जिसमें आपको इतना ज्यादा रैम चाहिए। आपने मान लो कि अपने फोन में प्रीमियर प्रो चलाना है, आफ्टर इफेक्ट चलाना है, जिसके लिए आपको भाई 32GB रैम चाहिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। और अगर नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने में इतनी ज्यादा रैम कंज्यूम हो रही है देन तो भाई सॉफ्टवेयर की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी ज्यादा बेकार है। आपको 8GB रैम से ज्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नॉर्मल टास्क परफॉर्म
परफॉर्म कर रहे हो। इवन तो अगर आप गेमिंग भी कर रहे हो आपको 12 GB तक जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पहले क्या होता था कि जो स्मार्टफोन्स है वो हमें मैक्स टू मैक्स 1 लाख तक के ही स्मार्टफोन देखने को मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हर एक दूसरी कंपनी 1 लाख से ऊपर के स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, वो भी ये बताने के लिए कि भाई हमारा फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन बाय करो, क्योंकि जो 30-35 हजार रुपए वाले जो स्मार्टफोन्स हैं वो तो यूजलेस है। वेल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो पॉइंट है ना ये सभी लोगों के लिए है, और हाँ स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है। वेल क्या होता है कि आज के टाइम में जो आपको 25 से 35 हजार रुपए के अंदर जो स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं ना वो आपका सारा काम कर देंगे। इवन दो जो आपको उसमें क्वालिटी देखने को मिलेगी ना वो एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की क्वालिटी देखने को मिलेगी। आपको अच्छे लेवल के कैमरास मिल जाएंगे, अच्छे लेवल की डिस्प्ले मिल जाएगी, और आपको जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है 70-80 हजार रुपए स्पेंड करने की या फिर 1-1.5 लाख रुपए एक स्मार्टफोन पे स्पेंड करने की। अभी यहाँ पर ना मैं आपको अपना बताता हूँ, अगर मैंने कोई स्मार्टफोन बाय करना होता है देन मैं स्मार्टफोन्स पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। अगर मैंने कोई स्मार्टफोन बाय कर लिया देन मैं मोस्ट प्रोबेबली उसको एटलीस्ट 3 या 4 साल तो मैं यूज करूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में क्या होता है कि फोन पे स्पेंड करने की बजाय मैं यहाँ पर अपना जो सेटअप है उसको सही कर लूं, या फिर मैं कोई ऐसी स्किल गेन कर लूं जिससे मुझे अर्निंग हो, और उस अर्निंग का यूज करके मैं जो भी मैं खरीदना चाहता हूँ वो मैं खरीद सकूं। तो ऐसे में अगर आप एक 80-90 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन बाय कर लेते हैं, अगर आप उसको अगले साल बेचने जाओगे तो आपको उसकी जो कीमत है वो 30-40 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस चीज को समझो, आपको मुझे नहीं लगता कि 25 से 35 हजार रुपए से ऊपर स्पेंड करने भी चाहिए एक स्मार्टफोन। हाँ अगर तो वो स्मार्टफोन आपको अर्निंग करके देने वाला है देन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 हजार रुपए स्पेंड करो चाहे आप 1 लाख रुपए स्पेंड करो, अगर तो उससे अर्निंग आने वाली है फिर कोई दिक्कत नहीं। और सबसे लास्ट पॉइंट, कभी भी इंपल्सिव परचेजेस मत करो, क्योंकि जो स्मार्टफोन एक टाइम पे लॉन्च होता है उसका 3-4 महीने बाद प्राइस ड्रॉप हो ही जाता है। तो अगर आप एक स्मार्टफोन 80 हजार रुपए का बाय कर रहे हो और 2-3 महीने बाद उसका जो प्राइस है वो 60-70 हजार रुपए रह गया है तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। हमेशा ट्राई करो कि आप इंपल्सिव परचेजेस नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है उससे 3-4 महीने का वेट कर ही लो, क्योंकि उसके बाद में एक सेल आ ही जाती है, उसमें आपको एक अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 30 हजार रुपए के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन्स बताए थे, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।